नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्ज़ाम स्टोर चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आप लोग की भारी डिमांड पे जो है यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए साइकोलॉजी का एकदम चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से। ये जो कि सभी यूनिवर्सिटी में जिसमें भी पूछे जाते हैं बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। पहला चैप्टर हम लोग का रहेगा शिक्षा तथा मनोविज्ञान का अर्थ क्या है, प्राकृतिक एवं क्षेत्र, यानी मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ एजुकेशन एंड साइकोलॉजी। दोस्तों, इसमें जो है आप लोगों को एकदम टू द पॉइंट बताया जाएगा जो आप अपने एग्जाम में डायरेक्ट जाके लिख सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पे मीनिंग ऑफ एजुकेशन के बारे में पूछा जा रहा है, तो चलिए इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या है शिक्षा का अर्थ। यहाँ पे आप देख सकते हैं, डायरेक्ट जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये ऊपर की बातें आप लोग पढ़ सकते हैं। शिक्षा को सदैव से ही समाज तथा राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण साधन माना गया है। यानी आप लोग भी जानते हैं कि जिस कंट्री में या जिस स्टेट में शिक्षा का दर ज़्यादा रहता है, वहाँ वो स्टेट भी काफ़ी संपन्न रहता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया रहा है कि शिक्षा को सदैव ही समाज तथा राष्ट्र की प्रगति का महत्वपूर्ण स्थान माना गया है। शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से और अप्रत्यय लगाकर बना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो शिक्षा शब्द है वो संस्कृत भाषा की संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से अप्रत्यय लगाकर बना हुआ है। ठीक है, जिसका अर्थ है सीखने और सिखाने की प्रक्रिया है। यानी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये आप लोग याद रखिए, सीखने और सिखाने की प्रक्रिया। अंग्रेजी में शिक्षा को जो है एडुकेशन क्या कहा जाता है? एडुकेशन, EDUCATION। ठीक है, हम लोग इसको पढ़ते हैं एजुकेशन भी बहुत लोग बोल देते हैं, लेकिन ये जो है अंग्रेजी में इसे एडुकेशन कहा जाता है, जो लैटिन भाषा के एडुकेटम, किसका है गाइज? एडुकेटम, EDUCATUM है। ठीक है, शब्द से बना है। स्वयं एडुकेटम शब्द उसी भाषा के ई प्लस डुको शब्द से मिलकर बना है, जिसका क्या अर्थ होता है? ई अर्थात इनसाइड यानी अंदर से, और ड्यूको का मतलब क्या होता है? टू लीड आउट। क्या होता है? टू लीड आउट। यानी यहाँ से आप देख सकते हैं कि ई का अर्थात होता है इनसाइड और ड्यूको का अर्थ होता है टू लेड आउट, यानी विकसित करना या आगे बढ़ना। इस प्रकार एजुकेशन शब्द का यानी एडुकेशन शब्द का अर्थ होता है व्यक्ति की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना या विकसित करने की प्रक्रिया। यही क्या होता है? एडुकेशन शब्द का अर्थ होता है। तो आप लोग इसको समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको क्या क्या करना होगा। यहाँ पे देखिए, एजुकेशन शब्द है, एजुकेशन शब्द जो है लैटिन भाषा एडुकेटम से बना है। एडुकेटम को आप तोड़ सकते हैं ई प्लस ड्यूको। ठीक है, DUCO, और ई का मतलब होता है इनसाइड। क्या होता है गाइज? इनसाइड, इसको आप लिख सकते हो। और ड्यूको का मतलब आपको बता दिया है टू लीड आउट। क्या होता है? टू लीड, LEAD, और लाउड, यानी जो आपके अंदर की शक्तियाँ हैं उनको बाहर की ओर प्रकट करना या विकसित करने की प्रक्रिया। यही क्या होती है? एजुकेशन का जो एजुकेशन है उसका अर्थ होता है। ठीक है, अब आगे आप देखिए, आगे आपसे पूछा जा रहा है एजुकेशन को एडुकेयर और एडुसेयर से भी व्युत्पन्न माना जाता है, लेकिन इसका दो चीज़ है। आपको पहले मैंने जो बता दिया है, ई का मतलब होता है इनसाइड टू लेड आउट, वो वाला, और साथ में एजुकेशन को जो है इससे भी माना जाता है एडुकेयर तथा एडुसेयर्स, इन दोनों से भी उत्पन्न माना जाता है, जिसका अर्थ होता है क्रमशः टू ब्रिंग अप यानी आगे बढ़ना, टू लीड आउट यानी बाहर निकलना। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि शिक्षा का पूर्ण अर्थ हुआ वह प्रक्रिया जो बालक की आंतरिक शक्तियों को विकसित करती है, पूर्णता प्रदान करती है। यानी ये आप कह सकते हैं कि बालक का जो आंतरिक शक्तियां हैं उसको विकसित करती है कौन? एजुकेशन। ठीक है, कि वो क्या है, उसकी जन्म क्यों हुई है, क्या उसका उद्देश्य क्यों है, ये सारी चीज़ जो है उसको कौन ये करता है? एजुकेशन ही करता है। अब यहाँ देखिए, शिक्षा जो है जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली और स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है। ये तो आपको भी पता है कि आदमी कहीं ना कहीं अच्छा या बुरा या कुछ ना कुछ जीवन में सीखता ही रहता है। यानी शिक्षा जो है जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा व्यक्ति में निहित आंतरिक व जन्मजात शक्तियों को सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास होता है, तथा इसके द्वारा बालक के व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है, जिससे व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। तो ये जो है आपको नीचे जो 4 लाइन दी गई है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जो है याद रखना है कि शिक्षा जो है जीवन पर्यंत निरंतर चलने वाली स्वदेश सामाजिक प्रक्रिया है, और जिसके द्वारा व्यक्ति में निहित
आंतरिक व जन्मजात शक्तियों का सर्वोत्तम एवं सर्वांगीण विकास होता है तथा इसके द्वारा बालक के व्यवहार का परिमार्जन किया जाता है। यानी जो बालक का व्यवहार है उसका क्या किया जाता है, परिमार्जन किया जाता है, देखा जाता है, जिससे व्यक्ति सुखमय जीवन व्यतीत कर सके। अब यहाँ पे कुछ डेफिनीशन आपको देखने को मिल जाएगा कि एजुकेशन की डेफिनीशन क्या होती है। ठीक है, तो ये आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आइए हम लोग डायरेक्ट यहाँ देख सकते हैं। जैसे उपनिषद में क्या कहा गया है ये देख सकते हैं कि सा विद्या भूमेक्त। ठीक है, अर्थात विद्या वही है जो हमें बंधनों से मुक्ति दिलाती है। क्या होती है, विद्या वही है जो हमें बंधनों से मुक्ति दिलाए। ठीक है, सेकंड है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा मनुष्य में निहित परिपूर्णता का उद्घाटन करना ही शिक्षा है। क्या है, मनुष्य में निहित यानी आपके आंतरिक जो है उसी को उद्घाटन करना है, यानी बाहर निकालना ही क्या है, शिक्षा है। किसने बोला है, स्वामी विवेकानंद जी ने। समस्त ज्ञान मनुष्य के अंदर निहित है और उसे बाहर से कोई भी ज्ञान नहीं दिया जा सकता है। ये किसका कहना था, स्वामी विवेकानंद का। अब बात करते हैं श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार। देखिए, आत्मज्ञान एवं विराट पुरुष का ज्ञान कराना ही क्या है, शिक्षा है। यानी आत्मज्ञान कराना, आपको ही बताना कि आप बहुत ही मतलब आपके अंदर बहुत सारी शक्तियां हैं, आप अपने अंदर झांक के देखिए। और विराट पुरुष का ज्ञान कराना ही क्या है, शिक्षा है। अब महात्मा गांधी जी ने शिक्षा को चतुर्मुखी विकास की प्रक्रिया मानते हुए क्या कहा है, यहाँ पे देख लीजिए। शिक्षा से मेरा अभिप्राय व्यक्ति एवं बालक के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों के सर्वांगीण विकास से है। ये किसने कहा है, महात्मा गांधी जी ने कहा है। ठीक है, वो चतुर्मुखी विकास की प्रक्रिया मानते हुए उन्होंने कहा है कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय है व्यक्ति एवं बालक के शरीर, ठीक है, व्यक्ति एवं बालक के शरीर, मस्तिष्क एवं आत्मा में निहित सर्वोत्तम गुणों के सर्वांगीण विकास है। ठीक है, ये महात्मा गांधी जी ने कहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन एन ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ मैन और चाइल्ड। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रॉवेल के शब्दों में क्या बताया है, शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करती है। ये लगभग सभी लोगों को डेफिनेशन याद होता है फ्रॉवेल का एजुकेशन के शब्द में, कि शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो बालक की जन्मजात शक्तियों को बाहर प्रकट करती है। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा डेफिनेशन है, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर भी है, तो आप इसको याद भी कर सकते हो कि एजुकेशन इज ए प्रोसेस बाय विच अ चाइल्ड मेक्स हिज इंटरनल एक्सटर्नल। ठीक है, तो इसको आप याद कर सकते। कांट के अनुसार उन्होंने क्या बनाया है, ज़्यादा नहीं, कम से कम 2 या 3 तो आपको याद ही होना चाहिए। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त पूर्णताओं का विकास करती है जिसमें उसकी क्षमता है। ये किसने बोला है, कांट ने। पेस्टोलॉजी की देख लीजिए, पेस्टोलॉजी ने कहा है शिक्षा मनुष्य की आंतरिक शक्तियों का स्वाभाविक, सहज व प्रगतिशील विकास है। ठीक है, ये पेस्टोलॉजी ने कहा है। तो मेरे अकॉर्डिंग आप 5 और 7 याद कर सकते हो, तो 5 और 7 याद कर लीजिए, बाकी ठीक है। अब ये देखिए, ये इन्हीं के बारे में बताया गया है। आगे हम लोग बात करते हैं कि शिक्षा की प्रकृति कैसी है, नेचर ऑफ एजुकेशन के बारे में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं शिक्षा की प्रकृति के, नेचर ऑफ एजुकेशन के बारे में। तो शिक्षा का स्वरूप या प्रकृति क्या है, ठीक है, तो शिक्षा विज्ञान है या कला। शिक्षा से संबंधित इन समस्याओं पर पर्याप्त समय से वाद विवाद चला आ रहा है। ठीक है, इस पे बहुत लंबे समय से जो है वाद विवाद होता चला आ रहा है कि शिक्षा क्या है, विज्ञान है या कला है। इसके वास्तविक स्वरूप को देखना यहाँ हमारा ध्येय है। इसकी प्रकृति के निर्धारण से पूर्व विज्ञान और कला क्या है देखना आवश्यक है। अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज साइंस, क्या है विज्ञान। विज्ञान ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। क्या है, विज्ञान जो है वो ज्ञान की एक विशिष्ट शाखा है। इसकी कसौटी अभिवृत्ति या उपागम है, न कि विषय वस्तु है। जैसे यहाँ पे देखिए, कार्ल पियर्सन के अनुसार सभी विज्ञानों की एकता उनमें विधि शास्त्र में निहित होती है। ये किसने बोला, कार्ल पियर्सन है, न कि विषय वस्तु में। विज्ञान की प्रमुख विशेषताएं जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, तथ्यात्मक होता है, सार्वभौमिकता होती है, उनके नियमों की प्रामाणिकता होती है,
कार्यकरण संबंधों की खोज तथा नियमों पर आधारित भविष्यवाणी करना आदि। ये विज्ञान सत्यों की एक व्यवस्था है। आप लोग देखते हैं कि विज्ञान में बहुत सारे तर्क वितर्क करके सीखो, करके देखो, परिकल्पना करना पड़ता है, बहुत सारे आप लोगों ने किया भी होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, तथ्यात्मक होता है, सार्वभौमिकता होती है, उनके नियमों की प्रामाणिकता भी होती है कि आप अगर इस रूल को अपनाते हो किसी भी तरीके से तो इसका आंसर यही आने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको विज्ञान में देखने को मिलती है। खोज और नियमों पर भी आधारित होता है, भविष्यवाणी करना आदि। विज्ञान सत्यों की क्या है, एक व्यवस्था है जिसमें सत्य के लिए एक विशिष्ट भाषा तथा पदावली की खोज की जाती है। अब यहाँ देखिए, विज्ञान को भी दो भागों में, एक थ्योरेटिकल पार्ट है और एक अप्लाइड वाला। तो सैद्धांतिक विज्ञानों में सत्य के लिए सत्य की खोज की जाती है, इनमें व्यवहारिक रूप की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, जब सत्य की खोज की जाती है तो उनमें व्यवहारिक ज्ञान को ध्यान नहीं दिया जाता है। व्यवहारिक विज्ञानों में मानव जीवन के वैज्ञानिक सिद्धांतों की व्यवहारिकता पर बल दिया जाता है। अब क्या है, व्हाट इज आर्ट। चलिए, अभी तो हम लोगों ने साइंस देख लिया, अब देखते हैं आर्ट क्या है, कला क्या है। कला जो है ज्ञान में नहीं वरन कौशल में होती है। क्या होती है, ये ज्ञान, कला को आप जो है प्रदर्शित कर सकते हैं। ठीक है, वो ज्ञान में नहीं है वरन कौशल में होती है। कला की कसौटी कलाकार का कौशल होता है कि वो किस तरीके से जो है, जो भी उसके मन में जो मतलब आकृति बनी हुई है उसको कैसे वो दर्शा पा रहा है, कैसे जितने भी उसके व्यूवर्स हैं उसको दिखा पा रहे हैं, उसके गुणों के बारे में बता पा रहे हैं। ये कौन बता सकता है, एक कलाकार। यह व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। कला का लक्ष्य करना है, न कि जानना है। ठीक है, और कला में ज्ञान के साथ साथ कौशल तथा अभ्यास शामिल होते हैं। मान लीजिए उसे कुछ भी बनाना है, उसे अभ्यास किया ही नहीं है और जाके उसने बना दिया, तो क्या ये बनाई उसका पहले बार में ही डायग्राम सही बन पाएगा, नहीं बन पाएगा, क्योंकि उसके लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभ्यास तथा पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति का मतलब रिवीजन, यानी मल्टीपल टाइम रिवीजन के बिना कला को प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगर आप ही से बोल दिया जाए कि जाओ बेटा हाथी बनाओ, हाथी का चित्र बनाओ या फिर गाय का चित्र बनाओ, अगर आपने एक भी बार प्रैक्टिस ही नहीं की है तो क्या आप बना पाओगे, जाके नहीं बना पाओगे। इस वजह से अभ्यास तथा पुनरावृत्ति की जरूरत किस में पड़ती है, कला में। इसके बिना प्राप्ति नहीं किया जा सकता है कला। अब बात करते हैं नेचर ऑफ एजुकेशन की। अभी तक हम लोगों ने यही पढ़ा था ना कि शिक्षा क्या है, कला है या विज्ञान है। अब इन दोनों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया कि विज्ञान के बारे में उसमें सत्य की खोज की जाती है, प्रामाणिकता आधारित होती है, खोज पे आधारित होती है और भविष्यवाणी भी की जा सकती है। और कला के बारे में मैंने भी आपको बता दिया कि ये कलाकार की एक कौशल होती है जिसमें बहुत सारे अभ्यास की ज़रूरत होती है और ये व्यक्ति को श्रेष्ठ बनाती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कला की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ एजुकेशन। उम्मीद करता हूँ एक एक पॉइंट क्लियर होता जा रहा होगा, बिल्कुल। अब हम लोग आगे बात करते हैं प्राकृतिक। तो यहाँ से देखिए इसे क्या कहा जाता है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा को न तो विज्ञान की श्रेणी में रख सकते हैं और न ही कला की श्रेणी में। यह विज्ञान एवं कला दोनों ही है। क्या है, शिक्षा को यहाँ फाइनली जो है दोनों कहा गया है। इसके लिए उपयुक्त शब्दावली शिक्षा की कला यानी आर्ट ऑफ एजुकेशन तथा शिक्षा विज्ञान साइंस ऑफ एजुकेशन प्रयुक्त कर सकते हैं। शिक्षा विज्ञान यानी एजुकेशनल साइंस न तो पूर्णतः सैद्धांतिक और न ही व्यवहारिक है। इसमें सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक दोनों पक्ष देखने को मिलते हैं। वस्तुतः यह व्यवहारिक पहलू अधिक रखता है, अतः विज्ञान की श्रेणी में इसका स्थान सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक यानी अप्लाइड विज्ञान दोनों के रूप में है। अब यहाँ देखिए, वैज्ञानिक प्रकृति ने शिक्षा की प्रकृति में बदलाव प्रस्तुत किया है। इस बदलाव के फलस्वरूप शिक्षा को एक विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा है, परंतु इस विज्ञान का स्वरूप कैसा है, सामाजिक है। विज्ञान का स्वरूप कैसा है, टोटल जो है सोशियो कल्चर पे आधारित है। इस कारण शिक्षा को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भी देखा जाता है। सामाजिक विज्ञान के रूप में यह नवीन व्याख्या प्रस्तुत करती है और शैक्षणिक प्रक्रिया की संपूर्ण संरचना में बदलाव ला रही है। इस दृष्टि से आप देखेंगे तो शिक्षा जो है गत्यात्मक तथा प्रगतिशील हो रही है। गत्यात्मक का मतलब लगातार हर पॉइंट जो है गति कर रही है और प्रगतिशील आगे बढ़ने की ओर प्रयास कर रही है। ठीक है, शिक्षा ही साथ ही शिक्षा विज्ञान नियामक यानी नॉर्मेटिव या प्रमाणिक भी है। ठीक है, इस प्रवृत्ति के फलस्वरूप शिक्षा के विषय क्षेत्र में शैक्षणिक मूल्यांकन, शैक्षणिक अनुसंधान, शैक्षिक तकनीकी आदि को भी स्थान मिला है। यानी अब इसमें देख सकते हैं मूल्यांकन भी है, रिसर्च भी है और साथ में नई नई टेक्नोलॉजी जो तकनीकी है उसको भी स्थान दिया गया है। पहले आप खुद ही देख लीजिए अगर आप देखना चाहते हैं तो पहले के ज़माने में लोग कैसे जो है आवागमन करते थे, यानी यातायात के क्या साधन थे, बैलगाड़ी थे,
और कबूतर के द्वारा तार भेजा जाता था, यानी ये थे। लेकिन आज के मॉडर्न ज़माने में आप देखेंगे तो सबके पास लगभग एक बाइक हो गई है, उसके बाद से कार भी हो गए हैं, उसके बाद से हर हाथों में आप देखेंगे तो एक एक मोबाइल फ़ोन हो गया है। नहीं तो पहले लोग घंटों महीनों लग जाते थे, मान लीजिए उनको यात्रा करना है कि दिल्ली से जाना है, उनको मुंबई जाना है, गुजरात जाना है, गोरखपुर जाना है, तो कहीं भी जाना हो तो काफ़ी समय लग जाता था, उसके बाद भी लोगों की यात्रा पूरी नहीं हो सकती। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि साथ में कितने सारे जो है अनुसंधान रिसर्च हुए हैं, तकनीकी भी खोज हुई हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं मीनिंग ऑफ साइकोलॉजी, यानी मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है। गाइस इस वीडियो को अगर आप देख के जाते हो, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ जो भी पेपर अगर आपको आ गया, शिक्षा का अर्थ क्या होता है, शिक्षा की प्रकृति क्या है, शिक्षा के डेफिनेशन के बारे में, ये पूरा आप लोग जो है लिख के आओगे, ये आपको पूरा रट जाएगा जो जो पॉइंट मैं बता रहा हूँ। इसीलिए इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ ताकि आप लोग को एक एक चीज़ जो है याद होता जाए, दोबारा आपको रिविजन ना करना पड़े। और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ भी मैं आप लोग को दे दूंगा। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए ये आज का टॉपिक लास्ट रहेगा, मनोविज्ञान का अर्थ, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। मनोविज्ञान शब्द अंग्रेजी का साइकोलॉजी का हिंदी रूपांतरण है। किसका? साइकोलॉजी का ये हिंदी रूपांतरण कौन सा है? मनोविज्ञान। जो ग्रीक भाषा के दो शब्द साइकी प्लस लोगस, क्या किससे मिलकर बना है? साइकी। ठीक है, सबसे पहले आपको साइकोलॉजी की स्पेलिंग याद होनी चाहिए, PSYCHOLOGY। ठीक है, इसको तोड़ के याद करिए। लेकिन ये किससे बना है? साइकी तथा लोगस से मिलकर बना है। लोगस का अर्थ होता है विचार करना, अध्ययन करना। ज़्यादातर आप लोग कहीं भी देखते हैं तो लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना, वैसे ही लोगस का मतलब क्या होता है? थिंकिंग या फिर स्टडी करना। और साइकी का अर्थ होता है भिन्न भिन्न समयों पर भिन्न भिन्न रूप से, जैसे आत्मा, मन, आदमी के मन जो है आदि के रूप में लगाया जाता रहा है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि लोगस का मतलब होता है विचार करना, अध्ययन करना, और साइकी का मतलब होता है भिन्न भिन्न समय पर, यानी डिफरेंट टाइम पे क्या कर रहा है, डिफरेंट रूप होते हैं इसके। जैसे आत्मा, आत्मा को लोग मन भी कहते हैं। इस तरीके से जो है आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, प्रमुख रूप से मनोविज्ञान की परिभाषाओं आने वाली परिवर्तन के 4 अवस्थाएं निहित की जा सकती हैं। तो देखिए किस तरीके से जो है इसके भी अवस्थाएं में परिवर्तन। पहला देखिए, प्रथम अवस्था क्या है? फर्स्ट स्टेज के बारे में। ठीक है, फर्स्ट स्टेज में जो है मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान कहा गया है, यानी साइंस ऑफ सोल कहा गया है। ठीक है, तो कब की बात की है? 16वीं शताब्दी में। 16वीं शताब्दी में यूनानी दार्शनिक ने इसे आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। किसने माना है? 16वीं शताब्दी में यूनानी जो दार्शनिक थे, फिलासफर्स थे, उन्होंने इसे आत्मा का अध्ययन करने वाला विज्ञान माना है। इन दार्शनिकों में प्लेटो, अरस्तु और डेकार्टे का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किसका किसका नाम है बेटा? प्लेटो हो गए, अरस्तु हो गए, और डेकार्टे का नाम जो है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। किंतु ये दार्शनिक यह स्पष्ट करने में सफल नहीं हो सके कि आत्मा क्या है, उसका स्वरूप कैसा है, यानी उसका आकार, स्ट्रक्चर कैसा है, ये सब जो है ये लोग नहीं बता पाए। इससे लोगों की आत्मा के स्वरूप पर ही संदेह होने लगा। ठीक है, इससे लोगों को आत्मा के स्वरूप पर क्या होने लगा? डाउट होने लगा, संदेह होने लगा कि आखिर ये किस बला है। आत्मा को भौतिक पदार्थ से भिन्न बताया गया है। आत्मा को न देखा जा सकता है, न छुआ जा सकता है, इसलिए इसके अस्तित्व को प्रयोग द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सकता। आप भी जानते हो कि आत्मा को टच और छुआ नहीं जा सकता है, तो इसको कैसे प्रमाणित करोगे? यह दर्शन का एक विषय है, विज्ञान का नहीं है। इसे बताया गया कि मनोविज्ञान जो है ये दर्शन का विषय है, विज्ञान का नहीं है। शरीर के अस्तित्व की भांति आत्मा के अस्तित्व का कोई यथार्थ प्रमाण नहीं है। ठीक है, आत्मा की स्थिति की समस्या को निरीक्षण तथा प्रयोग द्वारा हल नहीं किया जा सकता है और न ही इसका अध्ययन किया जा सकता है। मनोविज्ञान को विज्ञान के स्तर पर लाने के लिए वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत लाना क्या है? आवश्यक है। अब मनोविज्ञान के किसी दूसरे अर्थ और परिभाषा की खोज में लग गए हैं। तो दूसरा परिभाषा जो सेकंड स्टेज कब आया था? वो 16वीं स्टेज में आई थी, 16वीं शताब्दी में। अभी आया है 17वीं सेंचुरी में। देखिए अब इसका अर्थ क्या हो गया है? इस समय जो है मन का विज्ञान कहा गया, उससे पहले साइंस ऑफ सोल कहा गया विज्ञान की आत्मा। अब यहाँ देखिए मन का विज्ञान 17वीं शताब्दी में कहा गया है, और इसमें डेफिनेशन क्या बताई गई है कि साइकी का अर्थ है मन, यानी माइंड से लगाया गया है। फलस्वरूप मनोविज्ञान को मन का अध्ययन करने वाला विषय या विज्ञान कहा जाने लगा। फिर अब इसे देखिए 17वीं शताब्दी में क्या कहा जाने लगे? मन का विज्ञान।
मनोविज्ञान के साथ काफ़ी समय तक जुड़ा रहा, परंतु कालांतर में इस परिभाषा को उसी तरह से आपत्तियों और आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। जैसे 16वीं शताब्दी में विज्ञान का आत्मा जो कहा गया था, उस तरह के जिस आलोचना किया गया था कि क्या आत्मा को हम लोग टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, उसी तरह इसका भी जो है क्या आलोचना किया गया। जैसा कि प्रथम परिभाषा आत्मा का अध्ययन करने वाला विषय के साथ हुआ था, उसी अस्तित्व तथा स्वरूप के बारे में आत्मा की तरफ प्रश्न चिन्ह लगाए गए और फलस्वरूप फिर दोबारा किसी नई परिभाषा की खोज जो है आरंभ हुई। अब देखिए तृतीय अवस्थाई, थर्ड स्टेज। अब इसमें कहा जा गया है कि चेतना का विज्ञान। ठीक है, पहला आपने सुना क्या था, पहला जो था आत्मा का विज्ञान, दूसरा मन का विज्ञान, अब तीसरा आया है चेतना का है, यानी साइंस ऑफ ठीक है, कॉन्शियसनेस। अब देखिए 18वीं शताब्दी के अंत में विद्वानों ने मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा है। क्या कहा है? चेतना का विज्ञान कहा है। इसमें प्रमुख रूप से विलियम जेम्स थे, वुंट थे, जेम्स सली, ये तीन थे, याद रखिए, विलियम जेम्स, वुंट और जेम्स सली, इनका नाम लिया जा सकता है। 1892 में विलियम्स जेम्स ने मनोविज्ञान को परिभाषित करते हुए मनोविज्ञान की सर्वोत्तम परिभाषा यह हो सकती है कि यह चेतना विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन और व्याख्या करता है। इसके अनुसार मनोविज्ञान मनुष्य की चेतना क्रियाओं के अध्ययन का विज्ञान है। इस परिभाषा पर भी विद्वान एकमत नहीं हो सके, इसके विरुद्ध भी आपत्ति उठाई गई और इस परिभाषा को अपूर्ण कहा गया। ठीक है, अब देखिए चेतना का क्या अर्थ होता है, पहले ये तो जान लीजिए। चेतना का अर्थ जो है, ये चेतन शब्द से हमें अपनी वर्तमान जागरूक स्थिति का बोध होता है, यानी अपने चेतन शब्द से क्या होता है, जो वर्तमान जागरूक है उसकी स्थिति का बोध होता है। मानसिक प्रक्रिया वर्तमान क्षण में अनुभव नहीं की जा सकती है, यह चेतन के अंतर्गत नहीं आती है। मनोविज्ञान सभी मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। इसका संबंध चेतना के विभिन्न स्तरों से है। वियांगना के विख्यात चिकित्सक सिगमंड फ्रायड के अनुसार मन के 3 स्तर हैं। कौन कौन से? एक जो है चेतन है, अर्धचेतन है, अवचेतन है, कॉन्शियस है, सब कॉन्शियस है, अनकॉन्शियस है। ये तीनों जो है आपको याद रखना है, किसने बनाया है? सिगमंड फ्रायड के अनुसार, कि मन के 3 है, यानी माइंड के 3 स्तर होते हैं, कॉन्शियस, सब कॉन्शियस, अनकॉन्शियस। आगे बात करते हैं, मनोविज्ञान में केवल चेतन अनुभूतियों का ही अध्ययन नहीं किया जाता है, वरन अर्धचेतन का भी और अवचेतन का भी प्रक्रिया का अध्ययन होता है। मनोविज्ञान अर्धचेतन और चेतन स्तर को अपने क्षेत्र से नहीं निकाल सकता है। चेतन प्रक्रिया मन का केवल एक अंश है। मन की अधिकांश भाग जो है अर्धचेतन या अचेतन होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यदि मनोविज्ञान को केवल चेतना का विज्ञान कहा जाए तो मन का अधिकांश भाग यानी मनोविज्ञान के अंतर्गत नहीं आ पाएगा। यानी अगर सिर्फ इसे चेतना का विज्ञान कहेंगे तो अर्धचेतन और अवचेतन का इसमें कुछ अंश ही नहीं आ पाएगा। इस परिभाषा में एक आपत्ति यह है कि हम अपने चेतन अनुभवों को बड़ी कठिनाई से जान पाते हैं। इस संबंध में यह भी कहा जा सकता है कि दूसरों की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन बिना व्यवहार का निरीक्षण किए हुए हम नहीं कर सकते। यानी जब तक आप दूसरे की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक उसके व्यवहार के बारे में आप कैसे बता सकते हैं। ठीक है, अब चतुर्थ स्टेज में आते हैं हम लोग। चतुर्थ स्टेज में जो है इसे साइंस ऑफ बिहेवियर कहा गया है। ठीक है, यानी फोर्थ स्टेज में इसे व्यवहार का विज्ञान कहा गया है। अब ये देखिए, लगातार 19वीं शताब्दी में विज्ञान ने तेजी से प्रगति की। विज्ञान का प्रभाव जनमानस और उसकी क्रियाकलापों पर स्पष्ट रूप से पड़ना प्रारंभ हो गया और फलस्वरूप मनोविज्ञान को व्यवहार के विज्ञान के रूप में परिभाषित किए जाने का प्रयत्न जो है प्रारंभ हो गया। इस दिशा में पहला प्रयत्न जो है प्रसिद्ध अंग्रेज मनोवैज्ञानिक विलियम मैकडूगल ने किया। किसने किया? विलियम मैकडूगल, जो कि अंग्रेजी मनोविज्ञान थे। मैकडूगल ने सन 1905 में लिखा कि मनोविज्ञान की सबसे अच्छी और विस्तृत परिभाषा उसे सजीव प्राणियों के आचरण के सकारात्मक विज्ञान के रूप में समझने के द्वारा दी जा सकती है। आगे चलकर 1908 में मैकडूगल ने अपनी एक प्रकाशित पुस्तक इंट्रोडक्शन टू सोशल साइकोलॉजी में व्यवहार शब्द का उल्लेख कर इस परिभाषा को कुछ और परिमार्जित किया। इसके बाद 1949 में मैकडूगल ने मनोविज्ञान का उद्देश्य व्यवहार को नियंत्रित करना और उसे अच्छी तरह समझने में सहायता करना बताया है। यानी मैकडूगल ने क्या बताया है? उसने बताया है
कि मनोविज्ञान का उद्देश्य होता है व्यवहार को नियंत्रित करना, कि आपके व्यवहार पे कितना आपका नियंत्रण है, किस तरीके से आप व्यवहार करते हैं और उसको कितना समझ पा रहे हैं अच्छी तरह से, इसके लिए सहायता कौन करता है? मनोविज्ञान। ये किसने बताया है? मैकडूगल ने। 20वीं शताब्दी के आरंभ में व्यवहारवादी मनोविज्ञान प्रोफेसर वॉटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा। ठीक है, अब 20वीं शताब्दी में जो वॉटसन थे उन्होंने विज्ञान को क्या कहा है? व्यवहार का विज्ञान। डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टेटमेंट फॉर्म में, जो एमसीक्यू आपसे क्वेश्चन आते थे कि व्यवहार का विज्ञान किसने कहा है? तो वॉटसन ने कहा है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान ने चेतन अनुभव की बहुत आलोचना की है। उनका विचार है कि चेतन अनुभवों या अनुभूतियों का वस्तुनिष्ठ निरीक्षण नहीं हो सकता है। इसके स्थान पर उन्होंने मनुष्य के बाह्य व्यवहार के अध्ययन पर बल दिया। व्यवहारवादियों के अनुसार मनोविज्ञान की विषय वस्तु वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए, अर्थात जिसे देखे वह सुना जा सके। क्या किया जा सके? जिसे देखा जा सके, सुना जा सके। व्यवहार को देखा, अनुभूत किया व परखा जा सकता है। आप देखते हैं कि किसी सामने वाले के व्यवहार को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके घर के क्या संस्कार होंगे, यानी क्या मैनर्स होंगे। ठीक है, व्यवहार को प्रयोग का विषय भी बनाया जा सकता है। व्यवहार में वस्तुनिष्ठता होती है, अतः मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान, फाइनली यहाँ पे जो है मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान जो है कहा जा सकता है। वॉटसन की परिभाषा में व्यवहार शब्द का प्रयोग संकुचित अर्थ में किया गया है। आज मनोविज्ञान के अध्ययन के अंतर्गत न केवल बाह्य व्यवहार आता है, वरन इसमें आंतरिक अनुभूतियां भी क्या होती हैं? सम्मिलित होती हैं। व्यवहार का अपने आप में कोई अर्थ नहीं होता है जब तक कि उसकी अनुभूति द्वारा व्याख्या न की जाए। ठीक है, अब यहाँ पे ये सारे पॉइंट वैसे। अब मनोविज्ञान की कुछ परिभाषाएं हैं, इनके आपको देखना है। जैसे पहला दे रहा है गैरिसन व अन्य के अनुसार मनोविज्ञान का संबंध प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से है। किससे? प्रत्यक्ष मानव व्यवहार से। साइकोलॉजी इज कंसर्न विथ ऑब्जर्वर ह्यूमन बिहेवियर। किसने बोला है? गैरिसन व अदर्स, गैरिसन एंड अदर्स। अगर स्किनर के अकॉर्डिंग बात किया जाए तो मनोविज्ञान व्यवहार और अनुभव का विज्ञान है। ये किसने कहा है? स्किनर ने। साइकोलॉजी द साइंस ऑफ बिहेवियर एंड एक्सपीरियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। स्किनर के अनुसार मन के अनुसार क्या है? आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से। किससे है? यानी आधुनिक मनोविज्ञान का, जिसको हम लोगों ने कहा है कि किसका विज्ञान है? व्यवहार का विज्ञान है मनोविज्ञान को। तो आधुनिक मनोविज्ञान का संबंध जो है व्यवहार की वैज्ञानिक खोज से है। ठीक है, साइकोलॉजी टुडे कंसर्न इटसेल्फ विद द साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन ऑफ बिहेवियर। अब यहाँ पे आर.एस. वुडवर्थ के अनुसार मनोविज्ञान व्यक्ति के अपने परिवेश के साथ किए जाने वाले कार्यों का क्या है? वैज्ञानिक अध्ययन है। फिर यहाँ पे बहुत सारे जो है ये दिए गए हैं, आप देख लीजिए। क्रो एंड क्रो का इंपॉर्टेंट ये देख लीजिए। मनोविज्ञान मानव व्यवहार और मानव संबंधों का अध्ययन है, यानी साइकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड ह्यूमन रिलेशनशिप। ये किसने कहा है? क्रो एंड क्रो, कौवे और कौवे ने कहा है। अब यहाँ देखिए मनोविज्ञान की प्रकृति, ये तो आपको पहले मैंने बता दिया है कि मनोविज्ञान की प्रकृति यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। विज्ञान की भांति इसकी अध्ययन जो है सामग्री पूर्ण रूपेण क्रमबद्ध है और सुव्यवस्थित है। यानी विज्ञान की भांति इसका भी अध्ययन कैसी है? क्रमबद्ध है। ठीक है, और सुव्यवस्थित है, ये आपको याद रखना है। क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित होती है। विज्ञान की तरह इसमें भी सत्य की खोज की जाती है। मनोविज्ञान में व्यवहार संबंधी तथ्यों का अध्ययन होता है तथा उनमें संबंधित नियमों एवं सिद्धांतों की भी विवेचना होती है। इस तरह विज्ञान की बात यह भी सदैव सत्य की खोज के लिए क्या रहती है? तत्पर रहता है। मैंने आपको पहले ही बताया व्हाट इज साइंस, व्हाट इज आर्ट, दोनों मैंने बताया था। अगर आपने ध्यान से सुना होगा तो ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। क्रमबद्ध तथा सुनियोजित ढंग से छानबीन करना और काम करने की वैज्ञानिक विधियां भी अपनाई जाती हैं। इसमें भी अवलोकन होता है, परीक्षण होता है, प्रयोग का स्वरूप जो है विज्ञानमय होता है। तो इसमें भी आप देख सकते हैं अवलोकन किया जाता है, परीक्षण किया जाता है और प्रयोग भी किया जाता है। अन्य वैज्ञानिक विषयों की तरह मनोविज्ञान भी सैद्धांतिक एवं प्रयोगात्मक दोनों पक्षों ही अपने स्थान देता है। सिद्धांतों को व्यवहारिक जीवन में उपयोग किए जाने का कार्य मनोविज्ञान भी वैसे करता है जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान करते हैं। मनोविज्ञान का क्षेत्र यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। गाइस ये आपको यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। मनोविज्ञान जो है उन जीव विज्ञानों में से एक है जिनमें जीव के किसी न किसी पक्ष का अध्ययन करते हैं।
मनोविज्ञान के अंतर्गत वातावरण में किसी न किसी प्राणी के व्यवहार और अनुभूतियों का अध्ययन होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मनोविज्ञान के अंतर्गत हम क्या करते हैं, किसी न किसी प्राणी के व्यवहार और उसके अनुभूतियों का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं तथा उसे समझने का प्रयास किया जाता है। यही तो डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे। इस प्रकार मनोविज्ञान का क्षेत्र उतना ही विस्तृत और जितना जीवन का क्षेत्र है। अब देखिए, मनोविज्ञान जो है वो बालक हो गया या किशोर हो गया, प्रौढ़, सामान्य और असामान्य व्यक्तियों का मनुष्यों और पशुओं का तुलनात्मक अध्ययन करता है। मनुष्य केवल जैविक प्राणी नहीं है अपितु सामाजिक प्राणी भी है। ठीक है, सिर्फ जैविक प्राणी नहीं है, ये एक क्या है, सामाजिक प्राणी भी है। इसलिए इसका व्यवहार समाज के अन्य सदस्यों द्वारा भी प्रभावित होता है। आप देखते हैं ना कि समाज के बहुत सारे लोगों को देख के भी आप अपने आचरण में बदलाव लाते हैं, सीखते हैं। मान लीजिए पहले आप गाली देते थे, फिर आपको किसी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति ने समझाया कि गाली नहीं दी जाती है, इससे आपके माता पिता के ऊपर भी जो है लगेगा लांछन कि आपके पिताजी ने कैसे संस्कार दिए थे। इस तरीके जो है आपको समाज भी बहुत सारी चीज़ें सिखाता है। ठीक है, कि किस तरीके से समाज में आपको अपना जो है मतलब व्यवहार रखना है। ठीक है, ये देखिए, ये क्रियाएं मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार की होती हैं, जिन्हें अनुभूति और व्यवहार कहा जाता है। संवेदन, प्रत्यक्षीकरण, चिंतन, तर्क, अवधान, रुचि, स्मरण, विस्मरण, संवेग, कल्पना आदि सभी प्रकार की मानसिक क्रियाओं का अध्ययन मनोविज्ञान के अंतर्गत होता है। तो आप देख सकते हैं, अतः कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान वातावरण से उत्पन्न प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है। किसका उत्पन्न करता है, तो मनोविज्ञान जो वातावरण से उत्पन्न प्राणी के व्यवहार का अध्ययन करता है। मानव को अपने जीवन में विभिन्न परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है और इन सभी परिस्थितियों में उसका व्यवहार भिन्न भिन्न प्रकार का हो सकता है। अतः मनोविज्ञान की बहुत सी शाखाएं हो सकती हैं। मनोविज्ञान का क्षेत्र इन शाखाओं के विषय क्षेत्र से मिलकर बना है, जिसमें मानव व्यवहार का वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। तो गाइस, ये चैप्टर यहीं पे समाप्त हो गया। आगे तभी ये आएगा जब आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कैसा लगा ये। ठीक है, तो तुरंत मैं कंटिन्यू करूँगा। सारे जितने भी मेरे पास बुक है उन सभी को ऐसे ही क्वेश्चन फॉर्म में, या फिर आप इजी नोट्स कहोगे तो इजी नोट्स भी पढ़ा दिए जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों, लव यू ऑल।